कबीर अभी ऑफिस में ही था जब से निया से मिलकर आया था। काफ़ी कंफ्यूज था। कौन है? पहले तो उसे लगा था कि मैथिली है, लेकिन बाद में उसके रिएक्शन ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जोसेफ। बॉस, ठाकुर ने मेल एक्सेप्ट कर लिया। कबीर, क्या? जोसेफ, यस बॉस, अभी अभी मेल आया है, वो हमारे साथ डील करने के लिए मान गई। कबीर, ठीक है तुम जाओ। फिर कबीर खुद से बोलता है, निया या मैथिली जो भी हो, अब जल्दी ही पता चल जाएगा आखिर तुम हो कौन। बस मुझे इसी का इंतज़ार था और वो इंतज़ार भी आज पूरा हो गया। तब तक कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर फ़ोन उठाकर बोलता है, हाँ बोलो। माँ ठीक तो है ना? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, बस तुम लोग उनका ध्यान रखना। और घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे में घर पहुँच जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि कबीर ने यहाँ पर अपनी माँ को रखा था और अब वह कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा थी। कबीर अंदर जाता है तो नर्स बोलती है, सर मैम अब एकदम ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। कबीर रूम में जाता है तो एक 55 साल की औरत बेड पर लेटी थी। आज भी चेहरे पर तेज बरकरार था। कबीर आराम से बोलता है, माँ। तो वो आंखें खोलती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर कबीर जल्दी से जाकर उनसे लिपट जाता है और वो भी उसे वैसे ही पकड़ी रहती हैं। कबीर, कितना याद किया मैंने आपको। आपकी हालत देखकर मैं ही जानता हूँ कैसे खुद को संभाला था मैंने। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद खुद को संभाल कर दूर हटा और उनके चेहरे को हाथ में लेकर बोला, अब आप ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उन्होंने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोली, जब तेरे जैसा बेटा मेरे पास हो तो मुझे किस बात की तकलीफ होगी, बोल तो। कबीर उनके हाथ को चूम कर बोला, अब कभी होने भी नहीं दूंगा। अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ऐसे ही। और फिर से उनके गले लग जाता है। आज दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। आज कितने सालों के बाद तो कबीर ने अपनी माँ को देखा था, वो भी नॉर्मल। तो उसका इमोशनल होना तो बनता था। मैथिली और वीर खाना खा चुके थे और अब अपने अपने रूम में काम कर रहे थे कि मैथिली का फ़ोन बजा, जो शिवम का था। मैथिली, हाँ शिवम बोलो, सब ठीक तो है ना? आज शिवम की आवाज़ से कुछ तो लग रहा था। शिवम, मैम एलिना और रुद्र अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैथिली, क्या? रुद्र और एलिना बोल रहे हैं? कैसे हैं दोनों? मुझसे बात कर सकते हैं? शिवम, अभी नहीं मैम, लेकिन जल्दी आपसे बात करेंगे दोनों। मैथिली, ठीक है, तुम पूरा ध्यान दो, कोई दिक्कत हो तो कॉल करना, ठीक है? और जब भी दोनों बात करें मुझसे बात करवाना। शिवम, ठीक है मैम, आप भी अपना ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अब सब सही हो जाएगा। यह बोलकर शिवम फ़ोन रख देता है। मैथिली खुश थी और अब वो वीर के कमरे में जाती है और हर जगह उसे ढूंढती है। वीर, वीर किधर हो तुम? लेकिन वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैथिली, वीर कहाँ गए तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब मैथिली बाहर हॉल में आई तो वीर बाहर से आते हुए दिखाई दिया। मैथिली, वीर कहाँ गए थे? मुझे कुछ बताना था। वीर को मैथिली के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। वीर, हाँ क्या हुआ बोलो, मुझे कुछ काम था तो बाहर गया था। चलो बैठो। और उसने सोफे पर मैथिली को बैठा दिया। मैथिली, वीर, रुद्र और अलीना अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। वीर, अच्छा इसलिए तुम इतना खुश हो? चलो कोई खबर तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाई, मैं खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। चलो अब तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। मैथिली, नहीं अभी नहीं, जब तक सब कुछ मुझे वापस न मिल जाए तब तक नहीं। चलो अब सोने जाते हैं, रात ज़्यादा हो गई है। वीर, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर कबीर की माँ सवर्णा ने कबीर से पूछा, कुछ पता चला मनु का? मुझे पता है तू ढूंढ रहा होगा उसे आज भी, लेकिन क्या वो तुझे मिली? और राजवीर भाई साहब और भाभी, किसी का कुछ पता चला? कहाँ हैं वो लोग? कबीर, हाँ माँ मिल गई है, लेकिन राजवीर अंकल और उनके पूरे परिवार को महेंद्र प्रताप ने मार दिया, बस मैथिली ही बची है। लेकिन इस समय जहाँ कहीं भी है, मैं जल्दी ही उसे आपके पास लाऊंगा। आप आराम कीजिए, आपकी बेटी को बहुत जल्दी लाऊंगा। सुवर्णा, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि महेंद्र ऐसा ही कुछ करेगा, पर मुझे यकीन है तू ढूंढ लेगा उसे, लेकिन जल्दी कर, कहीं उसे कोई गलत फहमी ना हो जाए। बिना माँ बाप के बच्चों को बहलाना आसान होता है। कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं और जो नहीं होता वही दिखता है। कबीर,
माँ आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगा। स्वर्णा, बिल्कुल मुझे भरोसा है अपने बेटे पर, वो जल्द ही ढूंढ लेगा। चल तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कबीर वहाँ के रसोइयों को बुलाता है तो वो वहीं खाना लेकर आ जाता है। दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और कबीर उनकी गोद में ही सर रखकर सो जाता है। सुबह कबीर उठता है, स्वर्णा रूम में कहीं नहीं थी। तो वो बाहर भागता है तो वो किचन में थी, तो अपनी माँ को देखकर उसे राहत की सांस आती है। कबीर, माँ आप किचन में क्या कर रही हो? इतने लोग हैं, आप अभी आराम करो, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो। स्वर्णा, मैं अब ठीक हूँ और अपने बेटे को अपने हाथ का खाना भी बनाकर खिला सकती हूँ। कबीर, आप नहीं मानेंगी। स्वर्णा, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम हो गया, अब तो जल्दी से मैथिली को ला, मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ बस। कबीर उनके कंधे पर सिर टिकाकर बोलता है, मैं भी वही चाहता हूँ। इधर ठाकुर विला में सुबह मैथिली और वीर नाश्ता कर रहे थे। मैथिली, वीर पता चला कुछ? कौन है मिस्टर शेखावत? वीर, बस आज पता चल जाएगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा न सोचो। मैं हूं ना। मैथिली, नहीं फिर भी मुझे जानना है। वीर, ठीक है, आज तुम अकेले ऑफिस चले जाओ, मुझे कुछ काम है तो पता करके बताता हूँ। मैथिली, ठीक है, अपना ध्यान रखना, बोलकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाती है। आज रास्ते में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, कबीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब निया की गाड़ी देखी तो ड्राइवर को ओवरटेक करने के लिए बोल दिया। ड्राइवर, लेकिन सर वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है। कबीर, मुझे परवाह नहीं, तुम ओवरटेक करो। तो ड्राइवर ने भी स्पेस देखा तो ओवरटेक कर सामने गाड़ी रोक दी। मैथिली की गाड़ी झटके से रुक गई। मैथिली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर, मैं वो किसी ने सामने गाड़ी रोक दी है, मैं पूछ कर आता हूँ। मैथिली, देखो जल्दी, वैसे भी आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। ड्राइवर बाहर निकलता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कबीर मैथिली की गाड़ी में घुस जाता है और उसकी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मैथिली ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो अपने लैपटॉप में बिजी थी, ऊपर देखा ही नहीं। काफ़ी समय बाद भी जब ऑफिस नहीं पहुंची तो उसने अपना सिर ऊपर किया, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? ये तो उनका ऑफिस नहीं है। मैथिली, कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में कैसे आए? जानते भी हो किसकी गाड़ी में हो? एक सेकंड भी नहीं लगेगी तुम्हारी धज्जी उड़ाने में, इसलिए गाड़ी रोको। कबीर, बस आ गए हैं, आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम निया बजाज हो और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा? तुम्हारी आंखें मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैथिली, कौन हो तुम? गाड़ी रोको। कबीर, बस 5 मिनट और हम पहुंच जाएंगे। मैथिली, अब अपनी जान की सोचो, 5 मिनट तुम्हारे पास भी हैं। कबीर, बिल्कुल, देखते हैं जान देती है या लेती है मैथिली राजवीर ठाकुर। मैथिली को अपना ही नाम उसके मुंह से सुनकर एक झटका लगा। कबीर उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। क्या बात है, आप नहीं हैं मैथिली? सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ है मैथिली, आपको जल्दी ही उससे मिलवाऊंगा। मैथिली, बकवास बंद करो। तब तक कबीर अपने घर के सामने गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है। मैथिली भी बाहर निकलती है और बिना कुछ देखे एक घूंसा कबीर के मुंह पर मारती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? सारे गार्ड उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कबीर सबको इशारे से रोक देता है। सब उन्हें ही देख रहे थे। उनके बॉस को एक लड़की ने मार दिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, लेकिन ये लड़की भी तो मामूली लड़की तो नहीं लग रही। कबीर, और मारना है मार लो, तुम बचपन से ही मुझे ऐसे ही मारती थी। गलती भी तुम्हारी और मार भी मैं ही खाता था। मैथिली, सपने देखने का शौक है तुम्हें, अच्छी बात है, और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता था यकीन नहीं करोगी, इसलिए इतना लंबा इंतज़ार किया, नहीं तो जिस दिन इंटरव्यू दे रही थी ना, उसी दिन उठा लाता और मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उसके पहले असली चेहरा तो दिखाओ। और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका मास्क उतार देता है। मैथिली को समझ ही नहीं आता उसके बारे में इतना कैसे जानता है, और ये भी पता है कि मैंने मास्क लगाया है। आखिर ये है कौन? मास्क इतना पतला था कि आसानी से किसी को समझ नहीं आया। फिर इसे कैसे पता चला? कबीर, क्या सोच रही हो, मुझे कैसे पता चला? बता देता हूँ, तुम्हारी आंखें, कभी अपनी आंखें देखी हैं? इनकी पुतलियाँ गोल नहीं हैं, जो शायद मेरे अलावा तुम्हारे घर वालों को पता होगा। नेथली उसे ही देख रही थी। कबीर, अभी समझ नहीं आया ना? मुझे पता था मनु, चाहे छोटी हो या बड़ी, मुझे उसे हमेशा से सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। तुम मैथिली हो इसका पता मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देखकर ही चल गया था।
लेकिन मैं माँ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और कल डॉक्टर ने बोल दिया अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो बस तुम्हें उठाना था। जिसके लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड, क्या नाम है उसका, वीर, उसे उलझाना था। जो मैंने बहुत अच्छे से किया और वो उलझ गया और मैं तुम तक पहुंच गया। अब चलो, माँ वेट कर रही हैं। मैथिली, कौन माँ? और मैं तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हारी माँ से क्यों मिलूं? कबीर, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। कबीर उसकी जिद के आगे अब थक गया था, तो अब जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया। मैथिली, छोड़ो मुझे, वीर को पता चला तो जान ले लेगा। और उसके कंधे पर लगातार मारे जा रही थी। आज मैथिली की सारी स्किल कबीर के सामने जैसे कुछ थी ही नहीं। कबीर उसे सीधा अंदर लेकर चला गया। सब उसे ऐसे किसी को लेकर जाते हुए पहली बार देख रहे थे। हॉल में स्वर्णा नौकरों से कोई काम करवा रही थी। कबीर को इतनी जल्दी यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है जिसे उसने ऐसे उठाया है? स्वर्णा, कबीर उतारो उसे, ऐसे क्यों उठाए हो? कबीर, क्योंकि ये नहीं मान रही थी आपके पास आने के लिए। मैथिली, उतारो नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। कबीर उसे स्वर्णा के सामने उतार देता है। स्वर्णा उसे देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, मैथिली। और जैसे ही मैथिली उनका हाथ अपने चेहरे पर महसूस करती है और जैसे ही स्वर्ण जी की तरफ देखती है, तुरंत बेहोश हो जाती है। उससे पहले गिरती कबीर उसे पकड़ लेता है। कबीर मैथिली को लेकर बेडरूम में जाता है। डॉक्टर अभी उसके घर पर ही मौजूद थे स्वर्णा की देखभाल के लिए। कबीर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करते हैं। कबीर, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर, कुछ नहीं, बस शौक लगा है जिससे बेहोश हो गई हैं। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कबीर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सवर्णा भी उसके पास वहीं बैठ जाती हैं। अब दोनों मैथिली के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मैथिली को होश आता है तो उठकर बैठ जाती है। सामने स्वर्णा और कबीर को देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने स्वर्णा बैठी है, उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, जिसे उन लोगों ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। स्वर्णा उसकी हालत देखकर उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बच्चा, नहीं पहचाना मुझे? मैथिली, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो आप यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद? क्या इसने आपको भी किडनैप करके रखा है? कबीर उसे घूर रहा था और स्वर्णा उसके ऐसे बोलने पर कबीर को देखती है, जो मैथिली को अजीब से घूर रहा था। स्वर्णा, बिल्कुल बेटा, इसने मुझे भी किडनैप करके रखा है। कबीर उनके ऐसे बोलने से उनकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है कि उसकी माँ ये क्या बोल रही है। मैथिली, आंटी आप कैसे बच गए? पापा, दादू, मम्मा, सबने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप लोगों का कुछ पता नहीं चला। और अंकल, अंकल कहाँ हैं? और चीकू, वो कहाँ है? और ये इसने किडनैप क्यों करके रखा है? कबीर चीकू सुनकर स्माइल करने लगता है। कम से कम मैथिली उसे भूली तो नहीं है। स्वर्णा को उसके सवाल सुनकर उस दिन की याद आ जाती है जब सम्राट और वो चीकू के साथ आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ था। कितने साल तो उन्हें होश ही नहीं रहा, और जब होश आया भी तो महेंद्र प्रताप की कैद में थी और सम्राट को उस एक्सीडेंट में वो खो चुकी थी। अब बस एक ही उम्मीद थी और वो था कबीर, जिसके लिए उन्हें जीना था और महेंद्र प्रताप की कैद से निकलना था। और उस कैद से निकलने में आज इतना समय लग गया और पूरी तरह से ठीक होने में आज तक का वक्त लग गया। मैथिली, आंटी बोलिए ना, आप यहाँ कैसे? और चीकू और अंकल कहाँ हैं? स्वर्णा, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। और तुम्हारे अंकल मुझे यहाँ तुम लोगों के पास छोड़कर भगवान के पास चले गए। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। मैथिली, आंटी, क्या चीकू भी? स्वर्णा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा चीकू तो तुम्हें पहचान गया है, अब तुम भी पहचान जाओ उसे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मैथिली, नहीं, आप कहीं मत जाइए। चीकू कहाँ है और मैं कैसे पहचानूंगी उसे? और ये यहाँ क्या कर रहा है? स्वर्णा, अब ये बात तो तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हारा चीकू कहाँ है। तुम पूछो इससे, मैं अभी आ रही हूँ, बोलकर बाहर चली जाती हैं। मैथिली अब उसे घूर रही थी। कबीर को उसके ऐसे बच्चों जैसे बिहेवियर पर हंसी आ रही थी। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जितने भी नौकर थे पहली बार कबीर को हंसते हुए देख रहे थे। सबको आज आश्चर्य हो रहा था। आज उनके घर में पहली बार कोई लड़की आई है और उनके बॉस इस तरह से हंस रहे हैं। मैथिली बेड से उठकर उसके पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बताओ चीकू कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? मैथिली के इतने पास होने से कबीर की तो सांसें ही रुक चुकी थी और उसके ऐसे बोलने से बची खुची कसर भी अब ख़त्म हो रही थी।
अब वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। मैथिली को समझ ही नहीं आ रहा था स्वर्णा उसे इसके साथ क्यों छोड़कर गई है, और उनको देखकर भी यही लग रहा था कि वो किडनैप है। और ये कौन है जो उसे जवाब देने के बजाय ऐसे ट्रीट कर रहा है। मैथिली निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। मैथिली, मुझे छोड़ा नहीं तो? कबीर, ठीक है छोड़ दे रहा हूँ बाबा। मैथिली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। कबीर, यार तुम्हें अभी भी जवाब चाहिए? मैथिली कंफ्यूज सी अभी भी उसे देख रही थी। तब तक स्वर्णा जूस लेकर आती है। स्वर्णा, क्या हुआ, अभी भी जवाब नहीं दिया इसने? मैथिली नाम में सिर हिला देती है। तो स्वर्णा, रुक जाओ मैं अभी पूछती हूँ इससे, और कबीर का कान पकड़कर बोलती है, चलो बताओ अब कहाँ है चीकू, कब से बच्ची को परेशान करके रखा है? कबीर, माँ मेरा कान छोड़िए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? मैथिली कबीर के मुंह से माँ सुनकर कभी कबीर को देखती तो कभी स्वर्णा को। तो स्वर्णा ने उसे देख हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। मैथिली कबीर के पास जाकर बोलती है, तुम चीकू हो, मुझे लगा ही था, तुम्हारी आंखें मुझे चीकू की तरह ही लगी थी। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे, और इतना परेशान किया, और अब उसे मारने लगती है। कबीर, माँ देखे ना इसे, अभी तो मान नहीं रही थी और बाहर भी मुझे मारा, वो भी सबके सामने, और अब फिर मार रही है। मैथिली, तुमने मुझे इतना परेशान किया है, ये सब उसका बदला है। कबीर बच रहा था और मैथिली उसे मार रही थी। स्वर्णा, बस बस अब आ जाओ तुम दोनों, अब जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैथिली उनकी बात सुनकर रुक जाती है। स्वर्णा मैथिली का हाथ पकड़ अपने पास बैठा लेती है। मैथिली, अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, ठीक है? अब और मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैथिली, आंटी अभी नहीं, अभी तो दादू रुद्र और एलिना भी ठीक नहीं हुए हैं, और बिना उनके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। स्वर्णा, क्या बाबूजी जिंदा हैं और रुद्र एलिना भी? लेकिन कहाँ हैं वो, और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर, हाँ मनु बोलो, कहाँ हैं सब लोग, और ये बात किसको पता है? मैथिली, मैंने उन्हें शिवम के साथ रखा है न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। अब वो ठीक हैं और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कबीर, और किसको पता है उन लोगों के बारे में? मैथिली, वीर को। स्वर्णा, ये वीर कौन है? मैथिली, उनके ऐसा बोलने से उन्हें देखने लगती है। आप वीर को नहीं जानती? आपको तो पापा के सभी दोस्तों के बारे में पता होगा, तो आप वीर को कैसे नहीं जानती है? वीर जैसलमेर के पापा के दोस्त का बेटा है। स्वर्णा, जैसलमेर में नहीं, जहाँ तक मुझे पता है राजवीर का वहाँ कोई दोस्त नहीं था। तो ये कौन है? कबीर, पता करो कौन है ये जो अपने आप को राजवीर के दोस्त का बेटा बोल रहा है, और बाबूजी रुद्र और एलिना को आज यहाँ लाने की तैयारी करो। कबीर, माँ मैं अभी सब करता हूँ। मैथिली, लेकिन वीर मुझे ढूंढ रहा होगा। स्वर्णा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम सब कबीर पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। मैथिली, लेकिन वीर ने तो कहा था कबीर महेंद्र प्रताप का बेटा है, तो क्या उसने झूठ बोला था मुझसे? कबीर, क्या उसने तुमसे बोला मैं महेंद्र प्रताप का? अब बताता हूँ मैं इसको, कबीर सिंह शेखावत कौन है। स्वर्णा, कबीर, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सबको सही सलामत चाहती हूँ। कबीर, माँ अब किसी को कुछ नहीं होगा। मैथिली, हॉस्पिटल का एड्रेस दो और शिवम से बात करो। मैथिली उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है और शिवम से बात करके सबको यहाँ कबीर के साथ लाने की तैयारी करने को कहती है। शिवम यस मैम बोलकर फ़ोन रख देता है। कबीर भी अब फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। कबीर बाहर निकलकर शेडो को कॉल करता है कि वो वीर के बारे में सब कुछ जल्द से जल्द पता लगाकर उसे बताए, और फ़ोन रख देता है और सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे? उसने तो सिर्फ उसे एक बॉडीगार्ड समझा था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करना होगा, नहीं तो एक छोटी सी भी गलती उसके ऊपर बड़ी मुसीबत ला सकती है। इधर वीर बड़े से होटल के कमरे में बैठा था और उसके सामने कुछ लोग थे, और बीच में महेंद्र प्रताप बैठा था। महेंद्र, तुम पर मैथिली को शक तो नहीं है ना? नहीं तो 2 साल का किया हुआ सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। 2 साल की तुम्हारी सारी कुर्बानी जो तुमने उसको पाने में लगाई है, सब खत्म हो जाएगी। वीर पेपर वेट उठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, वो मेरी बनेगी सिर्फ और सिर्फ वीर प्रताप सिंह की। उसके लिए मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लास्ट तक उसे मेरे पास ही आना होगा, और वो मेरे इन्हीं कंधों पर ही सर रख कर रोएगी, तब जाकर मैं उसे अपना बना लूँगा।
आज तक इतना नाटक किया सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए। इसके लिए मुझे अपने सबसे ख़ास दोस्त तक को भी उसके सामने करना पड़ा कि मुझ पर भरोसा कर ले, और अब तक वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। बस कबीर को किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दूँ बस। सब कुछ मेरा, और मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर भी मेरी होगी। महेंद्र प्रताप, वैसे तुम्हारे अंदर दिमाग मेरे से भी ज़्यादा है, ये तुमने साबित कर दिया। आई प्राउड ऑफ यू। और अब जाओ, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। वीर, कोई मुसीबत नहीं होगी, बिना मेरे परमिशन वो सांसें भी नहीं लेती है। तो कोई मुसीबत आएगी ये तो भूल ही जाइए। महेंद्र प्रताप, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जाओ और अपना टारगेट कंप्लीट करो। जिस दिन तुम उसे मेरे पास लाओगे, मेरी बहू को, मेरा सारा बदला उस ठाकुर खानदान से पूरा हो जाएगा। वीर, ज़रूर डैड, आपका बदला जल्द ही पूरा। अब मैं चलता हूँ, और उठकर चला जाता है। जैसे ही वीर ऑफिस पहुँचा, मैथिली को वहाँ न पाकर गुस्से से पूछा, निया कहाँ है, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? गार्ड ने बोला, सर हमें लगा कि वो आपके साथ हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ पता नहीं किया। वीर, जल्दी से पता करो कहाँ है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। सब जल्दी से बाहर निकल गए, और वीर वहीं बैठकर सोचने लगा। मैथिली कहाँ जा सकती है, वो भी उसे बिना बताए। आज 2 सालों में पहली बार मैथिली गायब है, जो उसे ही नहीं पता। वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इधर कबीर को भी शेडो ने कुछ खास नहीं बताया था वीर के बारे में। ऑफिस में वीर का फ़ोन बजा। वीर ने फ़ोन देखा तो जल्दी से उठा लिया। हाँ बोलो, सब सही है ना? क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैथिली मुझसे बिना बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? और अपना फ़ोन पटकता है, फिर जल्दी से कुछ सोचकर रुक जाता है। वीर, मैथिली मैथिली, हो कहाँ तुम, और ये फैसला लिया कैसे तुमने, वो भी मुझसे बिना पूछे? ज़रूर कुछ तो छुट रहा है मुझसे, लेकिन क्या? कबीर का घर। स्वर्णा प्यार से मैथिली को खाना खिला रही थी। मैथिली, आंटी मुझे आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले थी, जहाँ सब कुछ खोने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। स्वर्णा, मानूंगी अभी तुझे, और आज के बाद आंटी नहीं माँ कहना है तुम्हें। और 2 साल पीछे नहीं आगे खड़ी है तू, और आज तेरी माँ तेरे साथ है, और सबसे प्यारा रिश्ता तेरा दोस्त, तेरा होने वाला जीवन साथी तेरे साथ है। कबीर तो तेरे साथ है, और जल्दी बाबूजी रुद्र अलीना भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ साथ रहेंगे, समझी? मैथिली हाँ में सिर हिलाकर उनके गोद में सर रखकर लेट जाती है। शिवम को अभी भी सबको इंडिया लाने में टाइम था, और कबीर पहले ही उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर चुका था। थोड़ी सी भी चूक इस बार वे नहीं चाहता था। वीर भी मैथिली को ढूंढने में पूरी तरह से जुट चुका था। 2 साल का इंतजार कोई एक झटके में ख़त्म कर देगा, उसने तो सोचा भी नहीं था, जो कि शायद अब हो चुका था। सीसीटीवी और मैथिली की कार की लोकेशन सब कुछ चेक करने के बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं मिल पा रही थी। अब उसके हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आ रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। वीर, हाँ रेबेल, बोलो, कुछ पता चला कहाँ है मैथिली? रेबेल, सर कबीर के घर पर। कबीर रास्ते से मैम को उठाकर ले गया, और इस टाइम भी वह उसी के घर पर है, और वही दादू एलिना और रुद्र को अपने प्राइवेट जेट से ला रहा है। वीर, हाईजैक कर लो उसके जेट को, मुझे किसी भी कीमत पर सब मेरे पास चाहिए, और 1 घंटे में सब के सब मुझे ठाकुर विला में सही सलामत चाहिए, नहीं तो अपनी जान की भीख मांगूंगे, फिर भी नहीं मिलेगी, बोलकर फ़ोन रख देता है। वीर, जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कबीर, मैथिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? कभी नहीं। मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर भरा है कि तू उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, और फिर वो मेरी होगी सिर्फ और सिर्फ वीर की। आ रहा हूँ मैं तेरे पास, उसे लाने देखता हूँ कैसे रोकता है तू मुझे। वीर कबीर के घर के लिए निकल चुका था। उसे लगा था कि मैथिली के होते कबीर उसका कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद वो कबीर के घर के सामने था, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो लोग वीर को अंदर जाने भी दे सकते हैं। वीर आगे बढ़ा तो गार्ड ने रोक लिया। वीर, मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने मैथिली को लाकर यहीं रखा है, इसलिए मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। गार्ड ने कबीर को फ़ोन मिलाया और वीर के आने की बात बता दी। कबीर, पकड़ लो उसको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। वीर अभी कुछ और बोलता कि उसके पहले ही जल्दी से उसके सर पर गन रखकर गार्ड ने पकड़ लिया। वीर के सर पर गन देख वीर के गार्ड भी सामने गन लेकर खड़े हो गए। वीर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ मैं अकेला आया हूँ? और अपने बॉस को बोलो, अगर मैथिली को पता चल गया तो क्या हाल करेगी उसका, और मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ये गन नीचे करो और मुझे अंदर जाने दो।
मुझे मैथिली से मिलना है जिसे तुम्हारे बॉस ने कैद करके रखा है। तब तक पीछे से एक तेज गुर्राते हुए आवाज आई, उसके बारे में तुम मत सोचो, उसके लिए मैं जिंदा हूं अभी। और दूसरी बात, कबीर के सामने आकर तो तुमने अपनी मौत को दावत दी है, और तुम्हारा मैं क्या बिगाड़ सकता हूं और क्या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। वी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें और चेहरा पहचान गया और बोला, तुम तो वही हो ना जो उस दिन ऑफिस आए थे। मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो निया नहीं मैथिली है। कबीर, दिमाग है तुम्हारे पास लेकिन कबीर से ज़्यादा नहीं। वीर, तुम्हें क्या लगता है मैथिली तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? कभी नहीं, वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। वीर प्रताप सिंह पर, समझे? इसलिए अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। कबीर, इस बात का जवाब तो तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा, और मेरी भलाई की चिंता अब तुम तो बिल्कुल भी मत करो। और सामने गार्ड को देखकर बोलता है, सबको पकड़ लो और बंद कर दो तहखाने में। मैं कुछ देर बाद मिलता हूँ सबसे, उसके बाद होगी सबकी खातिरदारी। वीर और उसके सारे गार्ड को पकड़कर कबीर के कहे अनुसार तहखाने में डाल दिया गया। कबीर को बस इंतज़ार था शिवम के सेफली आने का, इसलिए वो अभी मैथिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। रात के 2 बजे कबीर की प्राइवेट जेट लैंड हुई। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसे घेर लिया गया। शेडो, सर कुछ लोग हमारी जेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर, मार दो सबको, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। शेडो, यस सर बोलकर आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। कुछ देर की गोलीबारी से बारी बारी करके सबको मार दिया गया। कबीर के भी कुछ गार्ड जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए, लेकिन जेट बुलेट प्रूफ थी तो अंदर किसी को कुछ नहीं हुआ। और शेडो सबका लेकर कबीर के घर के लिए निकल गया। कबीर गेट पर ही सबका इंतजार कर रहा था। शेडो, शिवम और कुछ डॉक्टर नर्स उनके साथ थे। वो उतरे और कबीर के साथ लेकर अंदर चले गए। सबकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत भी बोलने में बहुत तकलीफ थी, जिसे देखकर ही समझा जा सकता था। कबीर ने सबके लिए पहले ही हाईटेक रूम तैयार करवा दिया था। सबको व्हील चेयर पर लेकर अंदर हॉल में आए तो मैथिली और स्वर्णा बाहर हॉल में आए। मैथिली ने 2 साल बाद अपने दादू को देखा तो जल्दी से जाकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। मैथिली को अपने सामने सही सलामत और जिंदा देख उनके भी हाथों में हलचल हुई, लेकिन उठा नहीं पाए। कबीर, मनु देखो दादू ने हाथ हिलाया है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, तुम संभालो अपने आप को। अब मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। माँ बोलिए ना, शांत हो जाए, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। स्वर्णा ने भी सबको ऐसे देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मैथिली के पास गई। स्वर्णा, मैथिली उठो बेटा, अभी सबको आराम करने दो, सब लोग इतने दूर से आए हैं ना, हम बाद में मिल लेंगे सबसे। मैथिली ने अपने दादू को देखा जो लगातार उसे ही देख रहे थे, लेकिन अभी भी जैसे उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रुद्र और एलिना भी अब ठीक थे। पूरा ठीक होने के लिए अभी कुछ और इंतज़ार करना बाकी था। कबीर, डॉक्टर कब तक सब लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? मैं जल्द से जल्द सबको ठीक देखना चाहता हूँ। डॉक्टर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता अब अपनों के बीच जल्द ही ठीक हो जाएं। कबीर, ठीक है, मैं भी वही चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं चाहता हूँ। कहीं से भी डॉक्टर बुलाना हो बुला सकते हो, कुछ भी करो, बस ठीक होने चाहिए। स्वर्णा, कबीर शांत हो जाओ, ठीक हो जाएंगे सब। जब मैं इतने सालों बाद ठीक हो सकती हूँ तो बाबूजी, रुद्र और एलिना भी ठीक हो जाएंगे। तुम बस इनका अच्छे से ख्याल रखना। सबको बारी बारी उनके रूम में आराम से सुला दिया जाता है और दवाइयों के असर से सब जल्दी ही सो जाते हैं। मैथिली हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी। कबीर उसे ऐसे बैठा देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। मैथिली भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है तो कबीर उसे ही देख रहा था। मैथिली, किसने किया यह? कबीर, किसने मेरा सब कुछ छीन लिया? मैं जानना चाहती हूँ। कौन है मुझे इस हालत में पहुँचाने का जिम्मेदार? कौन है जिसने मुझे अनाथ बना दिया? मुझे नाम चाहिए उसका। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? कबीर उसको गले से लगाकर बोलता है, सब कर सकता हूँ, कुछ भी, तुम इशारा तो करो बस। उसके बाद देखो कबीर उसकी हस्ती मिटा देगा। मैथिली उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। स्वर्णा दूर से उन दोनों को देख रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैथिली के सवाल सुनकर फिर अपने आप को संभाला और दोनों के पास गई। स्वर्णा, अब बस करो तुम दोनों ये रोना धोना। तुम लोग ऐसे रो रहे हो जैसे 20 साल पहले रोते थे जब एक दूसरे से दूर जाते थे, और आज साथ होकर भी रो रहे हो। मुझे मेरे बेटे बहू बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए। कबीर मैथिली का चेहरा पकड़कर ऊपर करता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है,
अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वीर देगा, मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। आखिर सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? कौन है वो? अब वो खुद अपने मुंह से बोलेगा, वो भी तुम्हारे सामने। फिर तुम्हारा फैसला होगा कि उसके साथ क्या किया जाए। मैथिली, वीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो तो। कबीर, कुछ मत बोलो, बस देखना और समझना, उसके बाद फैसला लेना। भरोसा है ना मुझ पर? मैथिली मुंह बनाकर बोलती है, तुम पर नहीं, अपने चीकू पर। कबीर, ठीक है तो समझ लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा चीकू ही है, बाकी सबके लिए कबीर सिंह शेखावत। मैथिली सामने देखती है तो शिवम खड़ा उसे ही देख रहा था। मैथिली, बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास सवाल होंगे, ये कौन है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वीर कहाँ है, और भी बहुत सारे सवाल, लेकिन सब एक एक करके पता चल जाएगा। अभी एक साथ में नहीं बता पाऊंगी, बस इतना जान लो। स्वर्णा को देखकर बोलती है, एक माँ को खोकर दूसरी माँ है जिसे अब मैं नहीं खो सकती। और कबीर को देखकर बोलती है, और इसके बारे में तुम कुछ मत जानो, बस इतना जान लो, अगर मैथिली जिंदा है तो सिर्फ अपने चीकू के लिए। कबीर उसे फिर से हक कर लेता है और शिवम बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना, बस कल भी मैं आपके साथ था और आज भी मैं आपके साथ हूँ और आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा। 2 दिन बाद कबीर वीर के सामने बैठा था। कबीर, वीर प्रताप सिंह यही नाम है ना तुम्हारा? और कौन हो तुम? महेंद्र प्रताप सिंह की इकलौती औलाद, यही पूरा परिचय है ना तुम्हारा? मैथिली को यह सुनकर एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि कबीर ने तो पहले उसे ये बात बताई ही नहीं थी कि वीर कोई और नहीं बल्कि महेंद्र प्रताप का बेटा है, उसकी पूरी फैमिली के कातिल का बेटा वीर। कबीर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई नहीं, और तुम्हारी कैद से अब मैं जल्दी निकल जाऊंगा। वीर, तुम्हें पता चलेगा कि वीर क्या कर सकता है। कबीर एक जोरदार घुसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए चक्कर खाता है, फिर आराम से बैठ जाता है। कबीर, कुछ नहीं कर सकता तू और तेरा बाप, बहुत जल्द तुम दोनों को मैं साथ रखूंगा और तिल तिल करके मारूंगा। जैसे मुझे तड़पाया, मेरी माँ को कैद किया, जैसे मैथिली को तड़पाया, सब कुछ छीना हम दोनों से, अब तुम दोनों की बारी है। बहुत हल्के में ले लिया है तुम दोनों बाप बेटे ने कबीर सिंह शेखावत को, अब पता चलेगा तुम्हें क्या चीज़ है कबीर। और तुम्हारे सामने शादी होगी मेरी और मैथिली की, जिसके लिए तुमने उसका सब कुछ छीना, वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। वीर उसकी बात सुनकर एकदम से बौखला जाता है और चिल्लाकर बोलता है, नहीं, वो सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, समझे? वो सिर्फ वीर के लिए बनी है और वीर की ही बनेगी। उसको पाने के लिए तो मैंने आज तक उसका साथ दिया, उसका गार्ड तक बन गया, इतना सब कुछ किया, और तुम उसे मुझसे दूर कभी नहीं कर सकते। 2 साल तक उसका इंतज़ार किया, उसे पाने के सपने देखे, और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। कबीर एक और घुसा मारता है और उसका कॉलर पकड़कर बोला, वो ना कभी तुम्हारी थी, ना है, और ना ही कभी होगी, समझा? और अब तू सड़ेगा यहीं पर, सड़ सड़ कर मरेगा, समझा? तब तक मैथिली भी अंदर आती है। वीर जैसे ही मैथिली को वहां देखता है, जल्दी से बोलता है, मैथिली, देख रही हो ना, इसने मुझे बंद करके रखा है, और तुम्हें भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला होगा, इसकी कोई बात मत सुनना, हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। मैथिली, तुमने मुझे पाने के लिए मेरी फैमिली को मार दिया और सारा इल्ज़ाम कबीर पर डाल दिया। वीर, नहीं, सब कुछ इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मैथिली, और कितना झूठ बोलोगे वीर? क्या ऐसी है तुम्हारी चाहत? और अगर ऐसी है तो नफरत है मुझे तुम्हारी चाहत से, और तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। मैं कल भी कबीर की थी और आज भी उसकी हूँ, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कबीर की ही रहूँगी। वीर, मैथिली, तुम ऐसा नहीं करोगी, इतने लोगों को तुम्हारी वजह से मैंने मारा, अपने दोस्त तक को भी मैंने मार दिया, और तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैथिली उसे खींचकर एक तेज झापड़ मारती है और कॉलर पकड़कर बोलती है, तुमने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ, और अब मैं तुम दोनों बाप बेटे को तड़पता देखना चाहती हूँ, और मेरी ये इच्छा कबीर ज़रूर पूरी करेगा। मैं तुम दोनों को उसके हवाले करती हूँ। मुझे यकीन है उस पर कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्दनाक सज़ा अगर कोई है तो वो तुम दोनों को ज़रूर देगा, मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेगा। और वैसे ही उसे छोड़ बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद कबीर भी बाहर आता है और मैथिली को लेकर घर आ जाता है। 3 दिन बाद महेंद्र प्रताप के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है और महेंद्र प्रताप को पकड़कर कबीर को सौंप देती है। महेंद्र प्रताप को भी लाकर वीर के साथ ही रख देता है, जिससे दोनों को एक साथ एक दूसरे को देखकर समझ आए कि दूसरों को तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है।
मैथिली अब सवर्णा और कबीर के साथ सबकी पूरी देखभाल कर रही थी, जिससे अब सब जल्द ही रिकवर कर रहे थे। 6 महीने बाद आज कबीर और मैथिली की शादी थी। क्योंकि सब लोग ठीक हो चुके थे तो बस अब और देर ना करते हुए दोनों की शादी का निर्णय लिया गया। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के लोग ही शामिल हुए थे। मैथिली को तैयार करके सुवर्णा और अलीना ने लाकर मंडप में कबीर के पास बैठा दिया। पंडित जी ने मंत्रों और 7 फेरों के साथ ही दोनों की शादी संपन्न करा दी और बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोला। दोनों ने पहले दादू का फिर सुवर्णा जी का आशीर्वाद लिया और इस तरह कबीर के प्यार और साथ की वजह से मैथिली अपने परिवार के गुनहगारों को सजा दिलवाने में कामयाब हुई। आखिर में भगवान ने उसके परिवार के बाकी सदस्यों को स्वस्थ कर और उसे उसके बचपन के प्यार से मिलाकर उसके सारों दुखों को हर लिया और उसे दुनिया की हर खुशी लौटा दी।